हेलो क्लास। तो आज हम कल पढ़े थे एडवांटेज के बारे में। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं रैपिड ब्रेंड बाथ के। ठीक है, तो ब्रेंड बाथ में सबसे पहले मैंने बताया था रैपिड रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है रैपिडली डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है 18 से 20 डिग्री से 20 या 21 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ठीक है, तो जो जब हम इमर्ज करते हैं बॉडी को तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू बाहर निकलने लगती है। ठीक है, जिससे जो हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हाइपर पायरेक्सिया जैसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बताया था ड्रग फ्री थेरेप्यूटिक मेथड। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई ड्रग का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कैसा है, ड्रग फ्री ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन्स नहीं यूज होती हैं। ठीक है, तो ड्रग फ्री ट्रीटमेंट के थ्रू भी कह सकते हैं यहाँ पे हम डिजीज़ को रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इससे ये रहेगा वहाँ पे जो ड्रग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर ड्रग इंटरेक्शन का रिस्क रहता है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा सर्कुलेशन ही इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये रिबाउंड वेसोडाइलेशन काज करेगा, जिससे वहाँ पे जो पेरीफेरल क्यूटेनियस सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होती हैं वो भी अच्छे से पहुँचेंगे और वहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। इसके अलावा रिड्यूसेस मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होती है वो भी रिड्यूस होती है। कारण क्या है, क्योंकि जब हाई फीवर होगा, हाई फीवर में जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही हम ब्रेंड बाथ देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर रिड्यूस होगा हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब जो मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो गई है तो जो ऑक्सीजन का कंजप्शन वहाँ इंक्रीज हो गया था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस होगा और इसके अलावा जो एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर हो रही थी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रही थी, ठीक है, तो वो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म भी यहाँ पे रिड्यूस होगी। तो ये कारण रहते हैं, क्योंकि जो लो बॉडी टेम्परेचर होगा इससे जो हमारी सेल्स रहती हैं बॉडी की, उनकी जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस उन पे रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से होता है। इसके अलावा प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फीवर। तो जो लॉन्ग टाइम से वहाँ पे फीवर था, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली थी उनको भी ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्योंकि जब लॉन्ग टाइम से फीवर होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, और या फिर आर्गन डैमेज हो सकते हैं, सीवियर वीकनेस फील होगी। तो जब हम ब्रेंड बाथ देंगे तो उसकी वजह से ये बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा और ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोर इफेक्टिव कास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में है उसको हम ट्रीट कर लेंगे, या फिर कह सकते हैं जो वाटर बाथ रहता है उसमें ज़्यादा कोई मेडिकल कह सकते हैं वहाँ पे चीज़ें नहीं रहती हैं, ना फिर वहाँ पे कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज रहती हैं जो कि ज़्यादा कास्टली पड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, बाथ टब रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा और वहाँ पे थर्मामीटर हो गया या फिर आइस हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक इक्विपमेंट रहते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहती है कास्ट की वो भी ओवरऑल कम ही रहती है। ठीक है, इसके अलावा यूजफुल व्हेन मेडिकेशंस आर इनइफेक्टिव आर कंट्राइंडिकेटेड। तो क्योंकि एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज की जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इफेक्टिव ना हो तो ये क्या करती हैं, वहाँ पे जब इफेक्टिव नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रेंड बाथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनमें क्या होता है, जो फीवर होगा वो मेडिसिन्स लेने पे भी क्या होगा, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, वो फीवर रिड्यूस नहीं होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता। तो क्या होगा, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एडवाइज करते हैं कि हाँ ब्रेंड बाथ करवा सकते हैं। ठीक है, किसी सुपरविजन में, किसी के एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के सुपरविजन में हम इसको वहाँ पे ब्रेंड बाथ दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो फीवर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे जो
मेडिसिन्स रहेंगी वो भी यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज़्म रहती है वो मेडिसिन की मैकेनिज़्म से थोड़ा डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं जिस कंडीशन में हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब हो गया, अगर हम थेरेपी इनको अगर मतलब किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम से अगर वहाँ पे हम थेरेपी देते हैं तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे वहाँ पे, ठीक है, या फिर इस थेरेपी से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट डिस्कम्फर्ट। तो जो पेशेंट ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट के दौरान क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि लो टेम्परेचर है, ठीक है। जब उसमें पेशेंट को इमर्ज करेंगे तो इस टेम्परेचर में क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी होती है इतनी अडाप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे इनिशियली उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है, बॉडी में स्टिफनेस लगेगी, वो कह सकते हैं वहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, ठीक है। कोल्ड से सेंसेशन या फिर एंजाइटी डेवलप होने के चांसेस रह सकती हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट रहते हैं उनको ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से ही मेंटली टॉलरेट करने की को कराएंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो मेंटली टॉलरेट नहीं होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, उसके बारे में वहाँ पे प्रोसीजर जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे हो सकता है वो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील ना करें, ठीक है। सेकेंड है रिक्वायर्स कंटिन्यूस सुपरविजन। तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या करेंगे, लगातार वहाँ पे मेडिकल सुपरविजन उसका करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर दे रहे हैं तो जो थेरेपिस्ट होगा या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तो नहीं रिड्यूस हो रहा है, पल्स रेट उसकी तो नहीं रिड्यूस हो रही है, ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर तो नहीं रिड्यूस हो रहा है, या फिर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेटरी रेट ऐसा तो नहीं वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगी रही, ठीक है। कलर स्किन का चेक करेंगे कि हाँ वहाँ पे पता लगे वहाँ पे ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, जिससे वहाँ पे साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे चेक करेंगे, पेशेंट कॉन्शियसनेस फील कर रहा है, कॉन्शियस है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम जितनी भी कंडीशंस होंगी वहाँ पे चेक करते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे लग रही, कोई कंडीशन वहाँ पे अबनॉर्मल हो रही है तो क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट को तुरंत वहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे क्या हो वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, अगर होने लगे तो इमीडिएटली हम उसको क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है मे इंड्यूसेस एक्सेसिव सीवरिंग। तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होगा, जो एक्सेसिव सीवरिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो कोल्ड वाटर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम बॉडी को इमर्ज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे हीट को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो मसल्स होती हैं उनमें रैपिडली वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम शेवरिंग कहते हैं, ठीक है। तो शेवरिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर शेवरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे कंजप्शन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। फटीग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस कारण से वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे वहाँ पे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो शेवरिंग वैसे तो नॉर्मल ये नेचुरल कह सकते हैं प्रोसेस रहता है हीट को वहाँ पे प्रोड्यूस करना, लेकिन क्या होता है कभी कभी वहाँ पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन का रिस्क हो सकता है क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब हम कोल्ड वाटर देते हैं तो हमारा जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, रिबाउंड वेसोडाइलेशन होगा,
ठीक है, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो पेशेंट होगा अगर ट्रीटमेंट के बाद अचानक वहाँ पे उससे खड़ा हो जाता है या फिर तो उसकी वजह से वहाँ पे उसको फैनेटिंग की कंडीशन है या सिनकॉप की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है, या हेडेक हो सकता है। कारण तो नहीं बताया, कारण क्या होता है वहाँ पे ब्लड प्रेशर वहाँ पे एकदम से चेंज होता है, ठीक है, जो सर्कुलेशन हो रहा है सडन चेंज होगा क्योंकि पहले वहाँ पे कोल्ड वाटर अप्लाई हो रहा है, फिर वहाँ पे रिबाउंड वेसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम भी ट्रीटमेंट का जो टाइम रहता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे बात दे रहे हैं जो अगर वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे लग गया तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाएगा और वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें उसको क्या करेंगे वहाँ पे देखते रहेंगे। और टाइम कंज्यूमिंग का मतलब हो गया ये टाइम वहाँ पे जितना इसको प्रोसीजर हम करते हैं, प्रोसीजर को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, बाथ प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगे, वाटर टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ट्रीटमेंट के बाद भी वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करना रहता है। तो इसीलिए जो पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेस कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न हॉस्पिटल। तो जो मॉडर्न हॉस्पिटल होते हैं उनमें इनका जो इस थेरेपी का यूज होगा बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो मेनली जो हमारी मॉडर्न में देखा जाए तो जो हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर आईसी इंटेंसिव केयर हो गया, उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी एडवांस कूलिंग डिवाइसेज आ गई हैं। तो इसी कारण से जो ब्रांड बाथ होता है उसका रूटीन क्लिनिकल यूज काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करते हैं, नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी या फिर उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न मेडिसिन्स का यूज इसमें बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारी और इसके अलावा बहुत सारी एडवांस मेडिकल टेक्निक्स भी आ गई हैं जो क्या करती हैं वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो उस कंडीशन के लिए वहाँ पे जो ब्रांड बाथ होता है ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है, ब्रांड बाथ रिड्यूस हो गया है और उसकी अपेक्षा इसको ये जो थेरेपी है ये कम यूज की जाने लगी है, ठीक है। तो ये कुछ इसके कह सकते हैं डिसएडवांटेज थे जो कि होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, अगर मान लिया वहाँ पे हम थेरेपी दे रहे हैं तो थेरेपी के दौरान हम क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, ठीक है। तो प्रिकॉशंस भी बहुत सारी प्रिकॉशंस रहती हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मॉनिटर वाइटल साइंस कंटिन्यूअसली। जो पर्सन है जिसकी हम वहाँ पे थेरेपी दे रहे हैं उसको हम ट्रीटमेंट के दौरान क्या करेंगे, वहाँ पे कंटिन्यूअस उसके जो वाइटल साइंस होते हैं उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ पे जो थेरेपी हम दे रहे हैं वहाँ पे जितने भी साइंस हैं उनको देखते रहेंगे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हो सकता है हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाए, एरिथ्रीमिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, या शॉक लग जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें हमको तुरंत पता चल जाएंगी और हम वहाँ पे ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे। तो इसमें हम मॉनिटर क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर मेजर करते रहेंगे वहाँ पे, ब्लड प्रेशर के अलावा रेस्पिरेटरी रेट हो गया और पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 मेजर करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, ठीक है, और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको कंटिन्यूसली मेजर करते रहेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा वहाँ पे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होने वाली होगी तो तुरंत हम ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहाँ पे
द पेशेंट सॉरी नेवर इमर्जेस द पेशेंट सडनली इन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर। जो पेशेंट होगा, पेशेंट को कभी एकदम से कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर होगा उसमें नहीं इमर्ज करना चाहिए। कारण क्या होता है, अगर बिना वहाँ पे प्रिपरेशन के पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर में अप्लाई कर देंगे, डाल देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे बॉडी में कोल्ड शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकता है कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वहाँ पे कारण क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे सडन वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा और वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सडनली वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या फिर हाइपर वेंटिलेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो पेशेंट होगा, पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे इमर्ज कर लेंगे। ठीक है, जब धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इमर्ज करेंगे, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी होगी वो कोल्ड स्टिमुलेशन को अपने अनुसार वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी धीरे धीरे, तो वहाँ पे शॉक की कंडीशन डेवलप नहीं होगी, शॉक का रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेन कंटिन्यूअस स्किन फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो स्किन फ्रैक्शन का मतलब हो गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान क्या करते हैं, पेशेंट की जो स्किन होती है उसको लगातार हम सॉफ्ट टॉवल से या फिर हाथ हैंड से क्या करेंगे, उसको रब करते रहना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वाटर इनिशियली वहाँ पे क्या करेगा, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और अगर वहाँ पे कंटिन्यूअस हम फ्रिक्शन करते रहेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन होगा। जब रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा और वहाँ पे हीट एक्सचेंज भी अच्छा हो जाएगा, स्किन डैमेज का रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा। क्योंकि रबिंग जब करते हैं, रबिंग करने से क्या होगा, कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे बनने का। ठीक है, और वहाँ पे जो एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा वो नहीं होगा, उसको ही प्रिवेंट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीप द हैंड कूल थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्या करेंगे, पेशेंट के हेड को हम वहाँ पे कूल रखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, आइस पैक यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोल्ड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वहाँ पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे हेडेक की कंडीशन नहीं होगी और वहाँ पे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन रहता है वो हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी तो वहाँ उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट स्टॉप ट्रीटमेंट इमीडिएटली इफ़ सीवियर सेवरिंग साइनोसिस डिजीनेस के अलावा हाइपोटेंशन कोलैप्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अकर्स। तो अगर मान लिया वहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे कोई भी सीवियर वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो हम वहाँ पे थेरेपी को तुरंत ही बंद कर देंगे। क्योंकि जैसे कि वहाँ पे उसके सीवियर सेवरिंग की कंडीशन डेवलप हो गई है या फिर साइनोसिस हो गई है, स्किन में वहाँ पे स्किन या जो उसके लिप्स हैं वो ब्लूइश कलर के हो गए हैं। ठीक है, या फिर डिजीनेस जैसी कंडीशन डेवलप हो गई है, हाइपोटेंशन हो गया या फिर कोलैप्स की कंडीशन, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर इसमें से कोई भी साइन अपीयर होता है, वहाँ पे कोई सिम्टम्स अपीयर होता है, तो पेशेंट को जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको हम तुरंत ही बंद कर देंगे। ठीक है, और तुरंत उसको क्या करेंगे, उसकी बॉडी को पहले ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद वार्म ब्लैंकेट देंगे, जिससे क्या हो और वो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, और कंटिन्यूसली उसका जो वाइटल साइन होगी वो भी मॉनिटर करेंगे और वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल केयर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा वहाँ पे, इसीलिए पेशेंट की कंडीशन को हम देखते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को देखते रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर मान लिया वहाँ पे ट्रीटमेंट दे कंटिन्यूसली वहाँ पे हम रख रहे हैं पेशेंट, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीवार्म द पेशेंट ग्रेजुअली आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जो पेशेंट होगा ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे जो पेशेंट को ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे उसको हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट को हम बात देंगे, पेशेंट को बात देने के बाद वहाँ पे सॉफ्ट टॉवल से उसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और उसके बाद वार्म ब्लैंकेट दे देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। जब वहाँ पे रिलैक्स होगा तो क्या होगा, उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा धीरे धीरे वहाँ पे ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
और वहाँ पे जो रिबाउंड वेसोडाइलेशन है या जो सर्कुलेटरी इंस्टेबिलिटी होती है उसका भी रिस्क वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर एडिक्यूट हाइड्रेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। तो ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर्ली वहाँ पे हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई फीवर के कारण जो बॉडी का टेम्परेचर होता है पहले ही बढ़ा होता है और उसकी बॉडी में डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि एक्सेसिव वहाँ पे स्वेटिंग होगी और वहाँ पे फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे। सही हाइड्रेट करने से क्या होगा, वहाँ पे जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे कोई वीकनेस या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन के अनुसार वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लिया पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, उसका केवल बीपी रहता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, ओरली फ्लूइड दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट है तो उस कंडीशन में उसको हम आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, तो जब एडिक्यूट हो जाएगा पेशेंट, एडिक्यूट हाइड्रेटेड रहेगा तो वहाँ पे जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो भी बना रहेगा और वहाँ पे सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन से बचा रहेगा पेशेंट। तो ये कुछ कह सकते हैं वहाँ पे प्रिकॉशंस रहते हैं जिनको करने से वहाँ पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी और पेशेंट वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर इमर्जन 18 टू 21 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को जिसका टेम्परेचर 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा वाटर का, उसमें कोल्ड वाटर में हम इसको नेक तक उसको इमर्ज कर देंगे। ठीक है, जब हम कोल्ड वाटर में इमर्ज करेंगे तो जिससे क्या होगी, जो बॉडी की हीट होगी वो तेज़ी से कह सकते हैं वहाँ पे रिमूव होगी। ठीक है, और वहाँ पे हाँ, जो पेशेंट होंगे उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। लेकिन इतना भी वाटर वहाँ पे कोल्ड नहीं रखना चाहिए जिससे क्या हो, वहाँ पे पेशेंट को कोल्ड शॉक लग सके। ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट को कंटिन्यूसली वहाँ पे हम मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद वहाँ पे जो उसका जो हीट की ट्रांसफ़र होगा वहाँ से, अब जब वो उसका वाटर जब इमर्ज कर लेंगे तो बॉडी क्या करेगी, वहाँ टेम्परेचर को धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस करेगी और वहाँ पे जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र बाई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मेनली होता क्या, कंडक्शन में क्या होता है, जो बॉडी होता है वो डायरेक्टली बॉडी की जो स्किन होगी वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी, इसीलिए जो हीट होगी वो स्किन से वाटर के थ्रू वहाँ पे वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है, क्योंकि वाटर वहाँ पे कंटिन्यूसली बॉडी के चारों ओर वहाँ पे घूम रहा है, जिससे वो जो वार्म वाटर होगा वो वहाँ पे बॉडी से आगे बढ़ जाएगा और वहाँ पे फिर से फ्रेश कोल्ड वाटर आएगा। इससे क्या होगा, वहाँ पे हीट रिमूव होती रहती है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं और वहाँ पे बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे कोल्ड वाटर में हीट उसकी रिमूव हो जाएगी। रैपिड रिमूवल ऑफ एक्सेसिव बॉडी हीट, तो बॉडी हीट क्या होगा, जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के कारण वहाँ पे जो बॉडी की हीट होगी वो कंटिन्यूसली बाहर निकलेगी और मोस्टली जो हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन होगी वहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण से वहाँ पे जो हीट का लॉस होगा बहुत रैपिडली होगा और वहाँ पे जो फीवर होगा वो भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। अब जो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा वो भी कूल होगा और वहाँ पे जो कोल्ड ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो वहाँ से फिर ब्रेन में भी जाएगा, हार्ट में जाएगा, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जाकर क्या करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारी जो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म होगी वो नॉर्मली वहाँ पे फंक्शन करने लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डिक्रीजेज इन मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। तो क्या होगा, जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट वहाँ पे और जो ऑक्सीजन कंजप्शन हो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर था, हाई फीवर था, तो उसकी वजह से हमारी जो सेल्स थी वो बहुत रैपिडली वहाँ पे वर्क कर रही थी, जिससे क्या हो गया, जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी इंक्रीज हो गई थी।
और हमारा जो ऑक्सीजन जब मेटाबॉलिक इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिज्म हमारी बढ़ेगी, तो क्या होगा वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा वो भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी और वहाँ पे जो एनर्जी होगी उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम ब्रेन बाथ दे रहे हैं, ये क्या करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, जिससे जितनी ओवरऑल प्रोसेस होता है वो क्या हो जाएगा, जितने भी चाहे मेटाबॉलिक रेट हो या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन हो या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, सारी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें क्या रहता है, जब बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो हमारी मेटाबॉलिक रेट भी रिमूव होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, अब जब वहाँ पे कह सकते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन का और मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो गई, तो रिड्यूस्ड कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस, तो उसकी वजह से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन रिड्यूस होगा, तो उससे जो हमारा हार्ट है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा, उस पर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। हार्ट के रेट, क्योंकि हार्ट रेट रिड्यूस होगी और वहाँ पे कार्डियक वर्कलोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड वहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल वहाँ पे प्रोसेस में स्ट्रेस की बात करें तो न्यूरोज में हमारे जो ब्रेन का टेम्परेचर होगा जब वो नॉर्मल होगा तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्टेबल हो जाएगा। कह सकते हैं ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा नॉर्मल होता है तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो उन पे कोई वर्कलोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपरपायरेक्सिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो जब वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, हमारे जो ऑर्गन्स थे, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होंगे तो वो भी नॉर्मलाइज होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे रिड्यूस होंगी। ठीक है, तो हाइपरपायरेक्सिया जब रिड्यूस होगा वहाँ पे टाइम पे अगर हम फीवर को रिड्यूस कर लेंगे तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी डैमेज नहीं होगा और ना ही वहाँ पे डिलीरियम की कंडीशन आएगी, ना ही वहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, और ना ही मल्टीफेलर आर्गन की कंडीशन होगी, ना फिर मल्टी आर्गन डिसफंक्शन हो गया, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस हमने बताया ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, तो मेनली जो ब्रेन बाथ है ये क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को सेफली रिड्यूस करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि अर्ली स्टेज में वहाँ पे जो फीवर होता है, फीवर को कंट्रोल करने से हमारे जो वाइटल ऑर्गन होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, और जब वाइटल ऑर्गन नॉर्मल रहेंगे तो वहाँ पे पेशेंट की जो रिकवरी होगी वो भी फास्ट होगी। ठीक है, तो जो ब्रेन बाथ रहता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है ग्रेजुअली। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा हमारी मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी, और जब मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन पे कोई ओवर लोड नहीं पड़ेगा, वर्कलोड उनका डिक्रीज होगा, और जब वर्कलोड डिक्रीज होगा तो वहाँ पे हाइपरपायरेक्सिया या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे रिड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, ओके क्लास। और हाँ, अगर आप लोग BNYS करने के बाद अगर लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि है CCH। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स होता है और इसकी कंप्लीट फ़ीस कितनी रहती है, 25,000 है। ठीक है, तो अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर फार्मा क्लिनिक है और या फिर कोई मतलब आप के लिए बेस्ट ये कोर्स रहेगा। ठीक है, इससे क्या, तो इसके अलावा एक भी कोर्स रहता है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, पहला CCS बताया, दूसरा टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मेडिकल स्टोर में वहाँ पे कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर की तरह बेहतर बन सकते हैं और हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप डॉक्टर से या फिर डॉक्टर से भी ऑडियो या फिर वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी फीस का कम्प्लीटली वही 25,000 है। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में करने के इच्छुक हैं तो आप लोग जो हमारे दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम न्यू एक हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।